अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम डिफरेंशिएशन के कुछ डिफरेंस क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन नंबर 45। तो दिस इज़ वेरी इजी। सिर्फ आपको फाइंड करना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो आप इसमें डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और आपको फाइंड करना पड़ेगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। 47 में आप क्वेश्चन देखिए, हमारे पास लिखा हुआ है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। मतलब टेन इनवर्स का जो एंगल है वो है वाई अपॉन एक्स, जो उसका एंगल है, प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन। सबसे पहले हमें करना पड़ेगा डिफरेंस, हमें इसमें फाइंड करना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो हमें उसके लिए करना पड़ेगा डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सही। तो हमने बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दिया, और यहाँ पे डेरिवेटिव आ गया। इसके ऊपर अलग से अप्लाई होगा, इसके ऊपर अलग से अप्लाई होगा, और इसके ऊपर अलग से अप्लाई होगा। सो डी अपॉन डी एक्स वन, ये कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है ज़ीरो, तो इसका डेरिवेटिव ज़ीरो आ गया। टेन इनवर्स का डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। टेन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन एक बात आपको याद रहे कि जो एंगल होता है ना, एंगल का दोबारा से डेरिवेटिव लेना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे देखो, एंगल भी मेरे पास सेम है, और जिसके रिस्पेक्ट से मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ वो भी सेम है। दोनों सेम है। अगर दोनों सेम हो तो देखो, इसका अगर मैं दोबारा से डेरिवेटिव लूंगा तो ये बनेगा वन। तो इस वजह से हम शो नहीं करते। हम डायरेक्ट ये याद कर लेते हैं कि टेन इनवर्स का डेरिवेटिव है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन बेसिकली जो ये होता है ना, हमारे पास एंगल का दोबारा से डेरिवेटिव लेकर आता है ये फाइनल। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यही करूंगा। आप देख लो, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव ये है, ये आपको याद करना है। तो मैंने लिख दिया वन अपॉन वन प्लस, यहाँ पे वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आप देखो टेन इनवर्स का एंगल क्या है, वाई अपॉन एक्स। तो इसका मतलब इस एक्स स्क्वायर की जगह पे आएगा वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। इस तरह से जो एंगल है वही एंगल आएगा यहाँ पे। लेकिन हमें एंगल का दोबारा से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो मैं एंगल का दोबारा से डेरिवेटिव यहाँ पे लूंगा। तो मैंने ले लिया। तो यहाँ पे हमारे पास दिस इज यू एंड दिस इज वी। यहाँ पे मेरे पास लग गया क्वोशंट रूल। ठीक है, उसका फॉर्मूला लग गया। तो उसका फॉर्मूला होता है क्वोशंट रूल का, वी एस ई और यू का डेरिवेटिव, फिर माइनस यू एस ई और वी का डेरिवेटिव, और डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा दूंगा जो कि यहाँ पे मैंने शो करवाया हुआ है। उसके आगे चलते हैं। आगे देखिए यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स वाई एक्स स्क्वायर, इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूँ तो दिस इज यू एंड दिस इज वी। तो यू ऐसी, वी का डेरिवेटिव, वी ऐसी, यू का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे बेसिकली मेरे पास लगा है प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल ये लिखा हुआ, प्रोडक्ट रूल के तहत मैंने इसको सॉल्व कर दिया। अब स्क्वायरिंग इसके ऊपर भी अलग से जाएगी, और एक्स स्क्वायर के ऊपर भी अलग से जाएगी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे मेरे पास लगा क्वोशंट रूल। तो क्वोशंट रूल के मुताबिक दिस इज वी एंड दिस इज यू। तो एक्स इज यू, तो आप देख सकते हो, सॉरी, एक्स इज वी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्या किया। सबसे पहले यहाँ पे लगाया वी, और वी ऐसे ही लिख दिया। फिर यू का डेरिवेटिव, यू का डेरिवेटिव ऐसे ही आ गया। फिर माइनस की साइन आई, माइनस की साइन आई। फिर यू ऐसे ही आया, यू ऐसे ही आया। यू था मेरे पास वाई, आप देख सकते हो यहाँ पे। और फिर आया उसके बाद वी का डेरिवेटिव। तो वी का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव, और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, मतलब वी स्क्वायर था। और उसके आगे आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया था, तो इसके मुताबिक यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आया एक्स स्क्वायर का टू एक्स स्क्वायर, पावर नीचे पावर में से एक माइनस, और बेस का डेरिवेटिव दिस इज टू एक्स। और वाई ऐसे लिखा हुआ था तो वाई ऐसे लिख दिया, प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी वाई अपॉन डी एक्स। ये कैसे आया, डी वाई अपॉन डी एक्स का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स ही। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने लिया एलसीएम। सो इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, वन के नीचे ये लिखा हुआ है वन, तो मैंने वन बना दिया। अब डेरिवेटिव, वो सॉरी, हम एलसीएम किस तरह से लेते हैं, इसको इधर बेचते हैं, इसको इधर बेचते हैं, सबको एलसीएम लेना आता है। तो हम इस तरह से इसका एलसीएम ले लेंगे, और जो डिनोमिनेटर होते हैं दोनों डिनोमिनेटरों को हम आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो इस तरह से मैंने डेरिवेटिव ले वो एलसीएम ले लिया। एलसीएम आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जस्ट ये नॉर्मल इसका डेरिवेटिव ले लिया, डी एक्स अपॉन डी एक्स का डेरिवेटिव होता है वन, तो यहाँ पे वन आ गया। अब ये लिखा हुआ है
प्लस का 2y(x), अगर इसको आप मल्टीप्लाई कराओगे तो ये यही बनेगा ना, प्लस का 2y(x). यहाँ पे प्लस है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस। सो इसको मैंने दूसरी साइड पे ले जाके माइनस करवा दिया। दूसरी साइड पे जीरो लिखा हुआ था क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव था जीरो, तो इस वजह से जीरो आ गया था। तो इसको मैंने दूसरी साइड पे पहले ही शिफ्ट कर दिया। मुझे फाइंड करना था dy/dx। तो dy/dx को हम एक साइड पर रहने देंगे, या तो लेफ्ट हैंड साइड पे रहने दो या तो राइट हैंड साइड पे रहने दो। मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे रहने दिया dy/dx को, और जिसके साथ dy/dx नहीं है उसको मैं पहली फुर्सत में ही दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, तो मैंने इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। अब आगे चलते हैं। अगर मेरे पास लिखा हुआ है 6/3, तो मैं इसको 6/3 इस तरह से लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है 1/, पूरा का पूरा होल ये। तो मैंने इसको इस तरह से चेंज करके लिख दिया, लिख लिख सकता हूँ बिल्कुल। अब जब डिवीजन की साइन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, हम उसको चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में चेंज करने के बाद कर देते हैं रेसिप्रोकल। तो जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको बना हुआ दिख रहा है। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, इसको और सॉल्व करते हैं। तो इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया, इसमें अभी कुछ चेंजेस नहीं हुए, इसको ऐसे ही लिख दिया। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं करी, इसको भी एज इट इज ऐसे ही लिखा हुआ है, और ये माइनस का 2x ये भी एज इट इज ऐसे ही लिखा हुआ है। अब डिनोमिनेटर में वो जो डिवीजन का साइन चेंज हुआ था, मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बदला था, वो सब हमने बदल दिया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। सो उसके बाद न्यूमरेटर में मेरे पास बच गया कुछ भी नहीं बच गया, मतलब बचा ओनली 1। और डिनोमिनेटर में मेरे पास बच गया x² प्लस y²। तो देख लो, न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं बचा और डिनोमिनेटर में बच गया x² प्लस y²। और यहाँ पे x² कैंसिल हो गया तो x² यहाँ से हट गया, कुछ भी नहीं आया डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 1, इट मीन्स 1 हम नहीं लिखते। अब ये पूरा का पूरा ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों से होगा ना। तो दोनों से मैंने मल्टीप्लाई किया। पहले इस पूरे से मल्टीप्लाई हुआ तो ये पूरा का पूरा बन गया इस तरह से। फिर ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा y से तो ये बन गया इस तरह से। और उसके आगे जो लिखा हुआ है वो मैंने ऐसे एड्रेस ऐसे लिख दिया। अब हम और आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, हमने मैंने आपको क्या बताया था शुरू में कि हमें dy/dx मालूम करना है। अब जिसके साथ dy/dx नहीं है ना, इसके साथ नहीं है, तो इसको मैं पहली फुर्सत में ही दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दूंगा। जब यहाँ पे माइनस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाएगा, ये बन जाएगा प्लस। प्लस बन गया। अब यहाँ से मुझे फाइंड करना था dy/dx। तो dy/dx कॉमन है तो दोनों में कॉमन निकाल दिया। जब dy/dx कॉमन आ गया तो ये पूरा का पूरा रिमेनिंग पार्ट बच गया, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जब यहाँ से dy/dx कॉमन आ गया तो ओनली रिमेनिंग पार्ट बच गया x²। तो यहाँ पे मैंने x² लिख दिया, x² टर्म मेरे पास बच गई। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, टू माइनस के 2y के नीचे, तो मैंने लिख दिया 1। 1 इससे मल्टीप्लाई, ये पूरा का पूरा इससे मल्टीप्लाई, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है। इस तरह से कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो x² इससे मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे लिख दिया, और 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कुछ भी नहीं लिखा इसके साथ। अब उसके बाद हमने किया, यहाँ पर जो मेरे पास dy/dx कॉमन निकालने के बाद जो टर्म्स आ रही थी, इन टर्म्स का भी मैंने ले लिया एलसीएम। तो इन टर्म्स का एलसीएम ये रहा। ठीक है। तो इन टर्म्स का भी एलसीएम लेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई होगा ये इधर मल्टीप्लाई होगा। और मतलब एलसीएम ले रहे हैं, नॉर्मली आपको आता है वो एलसीएम लेना है, तो मैंने इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे हमने किया, देखो एलसीएम लेने के बाद ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। ये वहां पे जाएगी तो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई इस तरह से ही होगी ना, इसके बराबर में इस तरह से लिख देंगे। तो लिख दिया। अब जब मैंने लिख दिया, अच्छा मैं डायरेक्ट डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकता था। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके साथ ही डायरेक्ट कैंसिल कर दो दोनों तरफ। लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर अगर कुछ इस तरह की टर्म्स लिखी हुई होती हैं, जैसे कि 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2, तो आप यहाँ पे 2 डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो। वरना इसको यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई करवा दो, वहाँ जाके भी कैंसिल ही होगा। तो डायरेक्ट डायरेक्ट चाहते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट कर देते हैं, और ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं। तो ये वहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ और ये कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पे जो रिमेनिंग टर्म्स बच गई, वो ये वाली रिमेनिंग टर्म्स बच गई। अब देखो यहाँ पे dy/dx के साथ ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा वहां जाके डिवाइड होगा। तो डिवाइड होगा तो इसका मतलब ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में लिख दिया, और न्यूमरेटर में जो रिमेनिंग पार्ट बच गया था उसको एज इट इज ऐसे लिख दिया। सो दिस इज अवर dy/dx।
क्वेश्चन नंबर 52। तो अब हमें डेरिवेटिव निकालना है सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अच्छा, तो सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई इसका एंगल है। ये थीटा जो है ना, ये इसका पूरा का पूरा एंगल है, ये याद रखना। और माइनस ई की पावर एक्स इज इक्वल टू 1/बाय एक्स प्लस वाई। तो सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा सेक इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है। तो सेक इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लगाते हैं वही दोबारा से, जो भी आपके पास एंगल होगा, मतलब एंगल है डी एक्स है ना, तो डी एक्स अपन डी एक्स का आपने दोबारा से डेरिवेटिव लिया, उसका डेरिवेटिव आया वन। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे शो नहीं किया हुआ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रहे, यहाँ पे मॉड भी आता है, वो आपको इस वीडियो के आखिर में बताता हूँ कि मॉड क्यों आता है। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो ये मैंने बता दिया आप लोगों को कि ये दिस इज एक्स, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है दिस इज एक्स। एक्स मतलब ये एक एंगल है इसका, जो यहाँ पे मैंने बराबर में इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा एक्स है। तो इस एक्स की जगह पे आएगा पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो पूरा का पूरा इसका डेरिवेटिव ले लिया। दिस इज एक्स एंड दिस इज ऑल्सो एक्स, तो आप यहाँ से इसको टैली कर सकते हो। ये लिखा हुआ है, ठीक है। एक्स स्क्वायर, और आगे लिख दिया हम माइनस वन लिख दिया। लेकिन आपको बताया था कि एंगल का दोबारा से डेरिवेटिव लेना जरूरी होता है, तो एंगल का दोबारा से डेरिवेटिव लिया और एंगल था एक्स स्क्वायर प्लस वाई लिख दिया। और इसका भी डेरिवेटिव लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है वन, वो सॉरी ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है सेम ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स ही लिख दिया। और इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव लेना सबको आता है, हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। जब भी रेसिप्रोकल होगा तो इसकी डिनोमिनेटर में साइन क्या थी, साइन थी इसका पॉजिटिव का वन। जब ये इसको रेसिप्रोकल हो जाएगा तो इसकी साइन बन जाएगी नेगेटिव, तो यहाँ पे साइन नेगेटिव बन गई। इसके बाद उसका डेरिवेटिव ऐसे ही लेंगे, पावर नीचे, पावर में से एक माइनस और बेस का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे देख सकते हो पावर नीचे आई, पावर में से एक माइनस हुआ और बेस का डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे हमने किया इसको बिल्कुल एज इट इज ऐसे लिख दिया, मैंने इसको कुछ भी चेंज नहीं किया है। इसमें इसके ऊपर अलग से डेरिवेटिव जाएगा, इसके ऊपर अलग से डेरिवेटिव जाएगा। जब इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पावर नीचे, पावर में से एक माइनस और बेस का डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। एंड वाई के ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा dy/dx। और ये तो मैं आपको बता चुका था, ये भी हमने नॉर्मल डेरिवेटिव लिया, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखो ये पूरा का पूरा इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है 2x के साथ, और ये पूरे का पूरा dy/dx के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ भी इसके साथ भी, और मल्टीप्लाई करके लिख दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या किया, -1 और -1 थर्ड -2, तो -2 लिख दिया, और बाकी इसके ऊपर अलग से डेरिवेटिव डाला और इसके ऊपर अलग से डेरिवेटिव डाला। तो इसका डेरिवेटिव था dx/dx का, मतलब x का डेरिवेटिव डेरिवेटिव होता है वन, तो वन लिख दिया, और y के ऊपर जाएगा तो dy/dx आ जाएगा। इसके बाद हम करेंगे यहाँ पर, देखो आप देख सकते हो ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई उसके साथ मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ गया। अब फिलहाल यहाँ पे तो कोई भी स्टेप, नया स्टेप नहीं किया, इसको ऐसे ही रहने दिया। बस यहाँ पे -2 था, तो इस -2 को दोबारा से रेसिप्रोकल कर दिया। तो रेसिप्रोकल कर दिया तो ये बन गया +2, और ये डिवीजन में चले गया, डिनोमिनेटर बन गया। और कुछ नहीं किया हुआ यहाँ पे, बिल्कुल सेम एज इट इज, ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन को कॉपी पेस्ट कर दिया। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि माइनस का 1/x प्लस वाई का होल स्क्वायर पूरा का पूरा यहाँ पे हो रहा है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई और इसके साथ भी मल्टीप्लाई, तो मैंने दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाया, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो जाहिर सी बात है सेम वही आंसर हो जाएगा। लेकिन जब मैं इसके साथ कराऊंगा तो ये ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन गया, ठीक है। अब आपको मैंने पहले ही बताया था, जो टर्म्स में dy/dx लिखा हुआ होगा उसको हम क्या तो लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे या तो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि मुझे वैल्यू फाइंड करनी है dy/dx की। तो मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे माइनस की साइन है और इस पूरे के साथ लिखा हुआ है dy/dx, तो इसको मैं दूसरी साइड पर भेज दूंगा, ये बन जाएगा प्लस का dy/dx और 1/x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये बन गया। प्लस की साइन आ गई। और यहाँ पे पहले से dy/dx वाला लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाली टर्म लिखी हुई है, तो इसको मैंने यही लिखे रहने दे दिया। और यहाँ पे देखो dy/dx नहीं लिखा हुआ इसके साथ, तो यहाँ पे प्लस है, इसकी साइन दूसरी साइड पे जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस, माइनस में बना दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो माइनस का ई एक्स है, तो दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा, ये बन जाएगा प्लस का ई एक्स। दूसरी साइड पे क्यों शिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे dy/dx नहीं लिखा हुआ, dy/dx वाली टर्म्स सारी की सारी मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ गया,
और जिसके साथ डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं है उन सारी टर्म्स को मैं राइट हैंड साइड पे लेके आ गया, और मैंने कोई नया स्टेप नहीं किया। अब वही सेम स्टेप करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका मतलब यहाँ से भी कॉमन, यहाँ से भी कॉमन, तो यहाँ से भी कॉमन आ गया, तो ये वाली टर्म बच गई, और यहाँ पे ये वाली टर्म बच गई, और डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ गया। और यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम मैंने पहले लिया, इन दो टर्म्स का एलसीएम लिया पहले मैंने। तो इन दो टर्म्स का एलसीएम लो, तो बिल्कुल उसी तरह से एलसीएम लेंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, मल्टीप्लाई करा दिया, ये पूरा का पूरा इधर जाएगा, ये पूरा का पूरा इधर जाएगा। ठीक है भाई, ले लिया इसका एलसीएम मैंने। तो आप देख सकते हो ये पूरी की पूरी टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी -1 के साथ, तो ये लिखा हुआ है -1 के साथ पूरी की पूरी टर्म एज इट इज ऐसी लिखी हुई है। अब यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा, लिख दिया। ठीक है, एलसीएम लिख लिया नॉर्मल जैसे एलसीएम लेते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे किया, ये -1 तो इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो जाहिर सी बात है -1 सेम रहेगा ना, 1 से कोई कोई सी भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो वो सेम वही रहती है, तो ऐसे सेम वही बना दिया। और यहाँ पे एक डिफरेंस ये आया कि भाई देखो अभी ई की पावर एक्स भी लिखा हुआ है, तो ई की पावर एक्स के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ है, तो इसका भी मैं क्या लूंगा, एलसीएम। तो यहाँ तो 1 लिखा हुआ है, इस पूरे के ऊपर तो 1 आ जाएगा। तो देख लो ये पूरी के पूरी एज इट इज ऐसे लिख दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक एज इट इज ऐसे लिख दिया। ठीक है। अब इसका डिनोमिनेटर जो लिखा हुआ था वो ये पूरा का पूरा लिखा हुआ था, इसका मतलब ये पूरा का पूरा ई की पावर एस के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ई की पावर एस के साथ मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि एलसीएम ले रहा हूँ ना, तो ये पूरा का पूरा आप देख सकते हो, ये पूरा का पूरा यहाँ पे आ गया, मल्टीप्लाई हुआ है ना, एलसीएम लिया है, तो कर दिया। उसके बाद उसके बाद आप देख सकते हो एलसीएम ले लिया, लिख दिया, और एज इट इज ऐसे लिख दिया, और कुछ भी नहीं किया हुआ। और यहाँ पे भी एलसीएम लिया, तो यहाँ पे आपको एलसीएम दिखा देता हूँ, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो देख लो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इधर आ गया, और ये पूरा का पूरा यहाँ पे चले गया, तो ये पूरा का पूरा एज इट इज ऐसे ही आ गया। अब देखो यहाँ पे जब एलसीएम ले लिया, तो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ना, तो ये वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा नहीं, अभी हम ये नहीं करते, हमें डी वाई अपॉन डी एक्स मालूम करना था ना, तो डी वाई अपॉन डी एक्स ही मालूम करेंगे हम। यहाँ पे ये पूरा का पूरा हो रहा है डिवाइड, तो इसको ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे ये पूरा का पूरा हो रहा है मल्टीप्लाई डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ, और ये वहाँ चली जाएगा डिवीजन में। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना, ये इधर और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सबने की हुई होगी, यहाँ पे हो रही है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो अब पहले ये वाली टर्म देखो, ये पूरी की पूरी टर्म डिवीजन में इस तरह से आ गई। ठीक है, और ये पूरी की पूरी टर्म ऊपर इस तरह से चली गई, यहाँ पे ये लिखी हुई पूरी की पूरी टर्म। ठीक है, अब देखो कैंसिलेशन क्या हो रही है, मैंने आपको बोला था डायरेक्ट डायरेक्ट भी कैंसिलेशन हम कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो मैंने यहाँ से और यहाँ पे काट दिया, कैंसिलेशन हो रही है तो कैंसिलेशन कर दी। और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बच गया वो आप देख सकते हो, यहाँ पे ऐसे एज इट इज ऐसे लिखा हुआ है, एज इट इज ऐसे लिखा हुआ है, तो ये रिमेनिंग पार्ट बच गया है, इसको ऐसे एज इट इज ऐसे लिखे रहने देंगे। ठीक है, तो बस ये दोनों के पूरे कट गए। तो कटने के बाद जो रिमेनिंग वैल्यूज मेरे पास बची वो पूरी की पूरी ये बच जाएगी, लिख दिया एज इट इज ऐसे इसको, और जो पूरा का पूरा बच जाएगा ये बच जाएगा, इसको भी एज इट इज ऐसे लिख दिया। और ये मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स का फाइनल आंसर हो गया। इसकी और कोई सॉल्व करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आप बोलो कि यहाँ पे मैं फॉर्मूला खोल दूँ या इसको भी और सॉल्व कर दूँ, या आप ऐसा बोलो, तो अब इसको और ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हमने डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, अभी क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्वेश्चन नंबर 56। इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है आपने पहले ना पढ़े हो शायद। यहाँ पे देखो, जब हम u और v का फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब हमारे पास दोनों के दोनों u और v, जैसे u और v हमारे पास कांस्टेंट ना हो। ठीक है, कांस्टेंट के अलावा कोई सी भी टर्म्स हो सकती हैं, x के फॉर्मेट में हो सकती हैं, y के फॉर्मेट में, z के फॉर्मेट में, या तो फिर जो कांस्टेंट नहीं है ना, वो आपके पास u और v होते हैं, और उस पर आप u इंटू वी लगाते हो फॉर्मूला, मतलब प्रोडक्ट रूल लगाते हो। और यहाँ पे देखो आपके पास, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ये भी आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है दिस इज यू और दिस इज वी, इस पे आप लगाओगे यू और डॉट वी का फॉर्मूला लगाओगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे लग रहा है कौन सा, प्रोडक्ट रूल का, वो क्वोशंट रूल का फॉर्मूला लग रहा है, ये पूरा का पूरा यू, ये पूरा का पूरा वी। लग रहा है, नहीं लग रहा है, लग रहा है बिल्कुल। और हमें इन्वॉल्विंग वेरिएबल है डी अपॉन डी एक्स,
हमें ये फाइंड फाइंड करना है ना, तो यहाँ पे इन्वॉल्विंग वेरिएबल है एक्स। एक्स सब में आया हुआ है, तो इसका मतलब ये आपके पास ये होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। लेकिन इन सबसे पहले आपके पास जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा क्वोशंट रूल। तो ये डबल डबल आ गए। मतलब अगर आपके पास यहाँ पे सिंगल टर्म लिखी होती, यहाँ पे सिंगल टर्म लिखी होती, आप बिना झिझक के आप डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन टूल लगा देते, उसको ऊपर वाले को यू बनाते, नीचे वाले को वी बनाते। अभी भी लगा सकते हैं, अभी भी गलत नहीं होगा, आप लगा के कर सकते हो सॉल्व। लेकिन इस अगर आप उस तरह से करोगे ना तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अभी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा कि क्यों लेंदी होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने के लिए लगाते हैं, दोनों तरफ अप्लाई करते हैं लॉग। ठीक है, तो हम नेचुरल लॉग अप्लाई करते हैं दोनों साइड पर। तो मैंने दोनों साइड पर नेचुरल लॉग अप्लाई कर दिया। अब लॉग क्या काम करता है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है अगर इस तरह से डिवीजन में लिखा हुआ है तो वो उसको बना देगा माइनस में, और अगर इस तरह से आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो उनको बना देगा प्लस में। ठीक है, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है। तो मैंने नेचुरल लॉग बोथ साइड पे अप्लाई कर दिया। अब नेचुरल लॉग अप्लाई हुआ, देख लो यहाँ पे एल एन वाई हुआ, यहाँ पे एल एन, और ये पूरा का पूरा लिख दिया। अब देखो आपको ये प्रॉपर्टी लॉग की पता है, अगर ये दोनों ऐसे कैसे डिवीजन में लिखे हुए हैं तो मैं उसको लिख देता हूँ माइनस में। मैंने लिख दिया माइनस में। अब अगर ये दोनों के दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, ये दोनों के दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उसको हम लिख देते हैं प्लस में बना देते हैं। प्लस में बना दिया, बिल्कुल ठीक है। अब देखो ये रूट था, तो ये रूट मीन्स 1/2, तो मैंने 1/2 में चेंज कर दिया और इस तरह से लिख दिया। और यहाँ पे देखो मैंने हमेशा आपको एक बात बताई है कि जब भी यहाँ पे मेरे पास माइनस आ जाए तो उसके बाद आपको ब्रैकेट बनाना ज़रूरी है। क्योंकि माइनस की साइन जब भी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होती है वो साइन बदल देती है। माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन बदल गई। माइनस प्लस होगा तो माइनस बन जाएगा, साइन बदल गई। तो इस वजह से आप माइनस के साथ के बाद अगर ब्रैकेट बनाओगे तो आपके लिए अच्छा है, आपके क्वेश्चन में मिस्टेक के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी लगी, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम लिखेंगे इसको प्लस में। मैंने प्लस में लिख दिया। ठीक है, लिख दिया। अब लॉग की एक और प्रॉपर्टी होती है, जो भी पावर होती है वो पावर को ले आता है अपने साथ बराबर में, बिल्कुल इस तरह से। तो 3/4 यहाँ पे आ गया, 3/4, 4/3 यहाँ पे 4/3 आ गया। इसी तरह से सेम 1/2 है तो 1/2 भी बराबर में आ जाएगा। और यहाँ पे 2/3 है तो 2/3 भी बराबर में आ जाएगा, आ गया। ये लिख दिया, इस लाइन पे पूरे का पूरा ये सब लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ माइनस की साइन है, माइनस की साइन इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, माइनस की साइन इससे भी मल्टीप्लाई होगी। अब देखो मैंने इसीलिए कहा था कि माइनस के बाद ब्रैकेट बनाया करो, क्योंकि यहाँ तो माइनस प्लस है तो माइनस बन गया, और यहाँ पे माइनस प्लस है तो बन गया माइनस। अब इससे हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, बहुत इजी टू सॉल्व बन गया। मतलब अब हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है और क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं उस तरह से करता, u डिवाइडेड बाई v क्वेश्चन टूल का फॉर्मूला लगाता, तो मुझे वहाँ डबल डबल लगाना पड़ते हैं। मुझे वहाँ पे पहले क्वेश्चन टूल का भी फॉर्मूला लगाना पड़ता है, फिर मैं जिसका डेरिवेटिव लेता वहाँ पे u इंटू वी प्रोडक्ट रूल भी लगाना पड़ता है, डबल डबल। तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे अब मैंने डिफ्रेंशिएट करूंगा बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ठीक है कर देते हैं सबका। सबके साथ यहाँ पे dy/dx निकाल दिया। dy मतलब d/dx अप्लाई कर दिया। इसका डेरिवेटिव होता है, अच्छा एल एन का डेरिवेटिव होता है नेचुरल लॉग का 1/x होता है, और जो उसकी वैल्यू होती है उस वैल्यू को दोबारा से डेरिवेटिव लेना पड़ता है। तो इसकी वैल्यू है यहाँ पे y, तो y के दोबारा से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, 1/y हुआ और इसका डेरिवेटिव ले लिया। और यहाँ पे देखो, अच्छा 1/2 कांस्टेंट था तो पहले ही मैंने बाहर लिख दिया। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो 1/2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वैल्यू हमेशा बाहर आती है। बाहर लिख दी और d/dx अप्लाई कर दिया ln x पे। ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x, लिख दिया। यहाँ पे आप देखो, तो कांस्टेंट दोबारा से मैंने बाहर लिख दिया और ln। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू देखो क्या है, x नहीं है वैल्यू, इसकी है कोई सी भी दूसरी लिखी हुई वैल्यू। ठीक है, लीनियर टर्म्स में लिखी हुई है, दूसरी लिखी हुई है, तो उसका मुझे अलग से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो पहले तो ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x, जो कि बन गया वो 1/1 - 2x, ये बन गया। और इसकी जो वैल्यू थी पूरे की पूरी वैल्यू का मुझे लेना पड़ा दोबारा से ये डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ले लिया। इसी तरह से सेम यहाँ पे भी करेंगे, 1/2 - 3x बना देंगे और इसका इसकी जो वैल्यू होगी इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे। अब यहाँ पे देखो 4/3 है, तो देखो इसके साथ माइनस की साइन है ना, तो मैंने हमेशा ब्रैकेट, मैंने आपको बोला है ब्रैकेट बनाया करो, ब्रैकेट बनाया है मैंने यहाँ पे। फिर से माइनस आई तो मैंने ब्रैकेट बनाया, और यहाँ पे भी सेम वही अप्लाई किया। जब इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है 1/x, लिख दिया, और जो वैल्यू है उसका दोबारा से डेरिवेटिव ले लिया, बिल्कुल ले लिया। अब इसको तो सेम ऐसे ही रहने दिया। अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने वन को मतलब 2 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह से कर सकते हैं बिल्कुल।
और यहाँ पे इसके ऊपर अलग से डेरिवेटिव जाएगा, इसके ऊपर अलग से डेरिवेटिव जाएगा। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो, जो कि जीरो लिख दिया, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा टू, तो टू लिख दिया। टू एक्स का डेरिवेटिव डेरिवेटिव होता है टू। इसी तरह से सेम यहाँ पे करेंगे। इसका डेरिवेटिव जीरो होता है तो जीरो लिख दिया, इसका डेरिवेटिव होता है माइनस थ्री तो माइनस थ्री लिख दिया। इसी तरह से सेम यहाँ पे करेंगे। इसका डेरिवेटिव होता है जीरो, जब इसके ऊपर अलग से अप्लाई होगा तो इसका डेरिवेटिव होगा जीरो, जीरो लिख दिया। और जब इसके ऊपर अलग से अप्लाई होगा तो इसका डेरिवेटिव होगा माइनस फोर, माइनस फोर लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली माइनस टू लिखा हुआ है। जीरो तो कुछ भी काउंट नहीं होगा ना वैल्यू में, जीरो माइनस टू होता है, तो माइनस टू इस वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बना देगा इसको माइनस टू। माइनस थ्री वन के साथ मल्टीप्लाई हुआ माइनस थ्री हुआ। माइनस फोर वन के साथ मल्टीप्लाई हुआ माइनस फोर हुआ, और बाकी सारी के सारी टर्म्स एडिटेस ऐसे लिखी हुई हैं। मुझे फाइंड करना था डी वाई अपॉन डी एक्स। ये बात याद रखना, जो डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पे चल रहा है अभी तक। अब टू इससे मल्टीप्लाई हुआ, टू टू ज़ार फोर, और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ गया। फिर थ्री थ्री ज़ार नाइन हुआ, तो नाइन यहाँ पे आ गया, और इस तरह से लिख दिया। फोर फोर ज़ार सिक्सटीन हुआ, और प्लस माइनस माइनस प्लस हुआ, तो यहाँ पे प्लस आ गया, लिख दिया। अब अगर कुछ कटिंग हो रही है तो आप कटिंग कर दो, वरना कटिंग नहीं हो रही है तो आप उस कटिंग को नहीं करो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया। एलसीएम किसका लिया, इन दोनों का। अगर आप एलसीएम लो, एलसीएम किस तरह से लेते हैं हम, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दिया, और ये इधर जाता है, पूरा पूरा इधर जाता है। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा वन के साथ, तो पूरा का पूरा एज इट इज ऐसे लिख देंगे। और ये टू एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एट एक्स। अभी तो मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, अभी मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। हम नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका एलसीएम ले लिया। इसी तरह से हम इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, और ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इस नाइन के साथ भी लिख दिया पूरा का पूरा उसका डिनोमिनेटर, और इस सिक्सटीन के साथ भी उसका पूरा का पूरा डिनोमिनेटर लिख दिया। अब आगे चलते हैं। अब देखो, इस थ्री को इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिख दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, एट एक्स लिख दिया। इसी तरह से सेम ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इन दोनों को नहीं किया पहले, इसको नाइन थ्री ट्वेंटी सेवन इसको कर दिया। इसी तरह सिक्सटीन फोर सिक्सटी फोर इसको कर दिया। फिर ये दोनों आपस में प्लस माइनस माइनस, मतलब माइनस माइनस प्लस प्लस हो रहे थे, तो माइनस का फोर्टीन एक्स, हमेशा साइन बड़े नंबर वैल्यू की आती है, तो बड़ा एट था, तो माइनस फोर्टीन एक्स लिख दिया। अब ट्वेंटी सेवन भी से मल्टीप्लाई होगा थ्री से, फिर ट्वेंटी सेवन इससे भी होगा, फिर सिक्सटी फोर इससे होगा, फिर सिक्सटी फोर इससे भी होगा, तो ये पूरा का पूरा मैंने करके लिख दिया इस तरह से। अब नॉर्मल प्लस माइनस हुआ, जो नॉर्मल प्लस माइनस होता है, एक्स वाला एक्स के साथ, और कांस्टेंट वाला कांस्टेंट के साथ। ये होगा इसके साथ, ये होगा इसके साथ। इसका आंसर बना माइनस थ्री हंड्रेड एक्स। अब देखो यहाँ तक हम पहुँच गए। इसके आगे और ये सॉल्व नहीं हो रहा, करना चाहें तो कर लें, लेकिन यहाँ पे और नहीं करेंगे। तो y यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, तो y वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमें फाइंड करना था डी वाई अपॉन डी एक्स। वाई कब से साथ चल रहा था इसके, ये वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे आ गया। अब y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू अभी आपको दिखाते हैं। y की वैल्यू थी, जो हमने सपोज किया था, सपोज नहीं किया था बल्कि इसमें क्वेश्चन में ही स्टार्ट में हमें y की वैल्यू दी हुई है, तो y की वैल्यू, इस पूरी की जगह y की वैल्यू जो थी वो मैंने पुट कर दी। वाई की वैल्यू पुट कर दी है वाई की जगह पे, और पूरा का पूरा आगे ऐसे ही रहा। और ये हमने निकाल लिया इसका डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, अभी यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन है मेरे पास। अब बज़ाहिर मैंने आपको बताया है, जब भी आपके पास इस तरह से आ जाए कि ये u बन रहा है, ये भी v बन रहा है, अब इसके आगे वाला समझ ही नहीं आ रहा, ये भी तो कांस्टेंट थोड़ी है। यहाँ पे भी इन्वॉल्विंग वेरिएबल जो आपके पास x से आया हुआ है। अब क्या करें भाई, इसको किस तरह सॉल्व करें, हमने तो u डॉट वी का फॉर्मूला पढ़ा था, ये तो u डॉट वी से ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसको हम दो तीन तरह से कर सकते हैं। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, इन दोनों को u बना दो, इसको v बना दो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन फिर आगे आपको उसी प्रोडक्ट रूल पे दोबारा से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो वो लेंदी हो जाएगा बहुत। ठीक है, तो अब क्या करें। तो इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि दोनों साइड पे अप्लाई कर दो एल एन की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आप यहाँ पे भी एल एन लगा दोगे और यहाँ पे भी एल एन लगा दोगे, मतलब नेचुरल लॉग लगा दोगे, एल एन आपके पास ये काम करेगा कि ये, अगर इसके ऊपर एल एन जाएगा तो ये इसके साथ लगा देगा प्लस, जब मल्टीप्लाई में सब टर्म्स लिखी होती हैं तो उनके बीच में लगा देता है, मिडिल में प्लस प्लस लगा देता है। तो वो इनको प्लस प्लस करके लिख देगा, इस तरह से आपके लिए आसानी हो जाएगी। वरना अगर आपके माइंड में ये सब कुछ ना आए तो आप एग्जाम में कैसे करोगे, तो अभी बता देते हैं। एक ये भी होता है, एक नया फॉर्मूला आपको पढ़ा देते हैं इस तरह से। और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिफरेंशिएट ईच फंक्शन वंस एंड कीप द अदर्स अनचेंज। तो बस आपको जैसे कि दिस इज यू, दिस इज वी, और इसको डब्ल्यू बना दो, कुछ भी बना दो, डब्ल्यू बना दो। तो पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे, फिर मिडिल में प्लस लगा देंगे, फिर इसका डेरिवेटिव डेरिवेटिव लेंगे,
फिर मिडिल में प्लस लगा देंगे, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे और ख़त्म बस। तो देख लो यहाँ पे आपके फॉर्मूले में ये लिखा हुआ है, अगर आपके पास तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, ये तीनों टर्म्स है ना आपस में, तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो प्रोडक्ट रूल का जो फॉर्मूला होता है वो इस तरह से बन जाता है। ये पहले यू का लोगे, फिर वी का लोगे डेरिवेटिव, फिर लोगे डब्ल्यू का डेरिवेटिव। फॉर एग्जाम्पल इसके आगे एक और आ गया, जेड आ गया, यू वी डब्ल्यू, या एक्स बना देता हूँ, चलो एक्स या वाई बना दो, कुछ भी बना दो, कोई मतलब नहीं है। तो वाई तो नहीं, खैर जेड बना देते हैं। ठीक है, तो पहले यू का लेंगे, फिर वी का लेंगे, फिर डब्ल्यू डैश का लेंगे, फिर जेड का ले लेंगे। ठीक है, और सबके मिडिल में आएगा प्लस प्लस इस तरह से। देखो मैंने यहाँ बना के भी दिखाया हुआ है, तो आप देख सकते हो। अगर आपके पास चार टर्म्स आ गई हैं और चारों के चारों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आप पहले इसका डेरिवेटिव अलग से लोगे, पहले यू वाले का लोगे, फिर वी वाले का लोगे, फिर डब्ल्यू वाले का लोगे, फिर आर वाले का लोगे, इसको आर लास्ट वाले को आर बोल दिया। तो इस तरह से करेंगे। यहाँ पे टोटल कितनी टर्म्स हैं आपके पास? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म्स। कोई कांस्टेंट तो नहीं है ना? अगर कोई कांस्टेंट होता, फॉर एग्जांपल ये टू लिखा होता, ये पूरा का पूरे की जगह पे टू लिखा होता, तो ये टू तो बाहर चले जाता और यहाँ पे ये यू बन जाता, ये बी बन जाता, नॉर्मल प्रोडक्ट रूल बन जाता आपके पास। लेकिन इस दफ़ा आपके पास नॉर्मल सा प्रोडक्ट रूल नहीं बन रहा। तो यहाँ पे आप नेचुरल लॉग से भी कर सकते हो, और जो मैंने बराबर में आपको फॉर्मूला दिखाया हुआ है आप उससे भी कर सकते हो। तो जिससे आपको आसानी रहेगी उससे कर सकते हो, और ऐसे भी कर सकते हो कि इसको यू बना दो और इन दोनों को वी बना दो। यू वी का फार्मूला लगाओ, लेकिन यू वी का फार्मूला जब लगाओगे तो जब वी का दोबारा से डेरिवेटिव लोगे ना, मतलब डी अपॉन डी एक्स और वी, तो जब वी का लोगे तो यहाँ पे वी का डेरिवेटिव आ रहा होगा साइन और ये एल एन एक्स। तो वहां पे दोबारा से आपको फॉर्मूला इसको ओपन करना पड़ेगा। कैसे ओपन करना पड़ेगा? दिस इज यू, दिस इज वी, दोबारा से प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो वो बहुत लेंदी बन जाता है। ठीक है, तो चलो करते हैं। क्या बताया था, यहाँ पे एक नया फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप देख लो। नया तो नहीं है, खैर वही पुराना फॉर्मूला है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सो यू डैश, तो अब क्या बताया था, पहले आप यू का डेरिवेटिव लोगे और बाकी सब टर्म्स को आप चेंज नहीं करोगे। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, डिफरेंशिएट ईच फंक्शन वंस, कीप द अदर्स अनचेंज। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का, इसका जो कि यू बन चुका है, इसका पहले डेरिवेटिव लोगे और बाकी इन सबको ऐसे लिख दोगे। ठीक है, तो देख लो मैंने क्या किया हुआ है, ये जो यू लिखा हुआ है उसको एज इट इज उसका डेरिवेटिव ले लिया, और बाकी वी और डब्ल्यू को एज इट इज ऐसे लिख दिया। फिर किसका लेना है? फिर वी का लेना है। तो वी क्या था? एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या हो गया मेरे पास, यू ऐसे ही आएगा, यू ऐसे ही आया, और वी का डेरिवेटिव, और डब्ल्यू भी ऐसे ही आ गया। फिर लास्ट वाले में क्या होगा, यू एंड वी का डेरिवेटिव मैं ले चुका हूँ, अब लूंगा डब्ल्यू का डेरिवेटिव। डब्ल्यू क्या था? साइन, और साइन का एंगल एल एन एक्स, तो लिख दिया। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसको इक्वेशन वन बना दिया। मैंने बोला कि अब अगर मैं इसको यहीं पे सॉल्व करने बैठ जाऊँ तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी बन जाएगा, मतलब इसको, इस क्वेश्चन को हम कुछ पार्ट्स में सॉल्व कर लेते हैं। मतलब इसका अलग से डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ, इसका अलग से डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ, इसका अलग से डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ, और इसको इक्वेशन वन कह दिया, तो बाद में पुट कर दूंगा इक्वेशन वन में। तो देखो इसका डेरिवेटिव मुझे नहीं नहीं पता ना, और ये तो ऐसे ही सेम टू सेम एज इट इज टर्म्स उतरेंगी, इनका डेरिवेटिव थोड़ी ना लेना है। ये तो एज इट इज ऐसे ही उतर जाएंगी, कॉपी पेस्ट होंगी बस। डेरिवेटिव तो इसका लेना है, तो इसका डेरिवेटिव हम किस तरह से लेते हैं बताया था। जब भी आपके पास पावर में इन्वॉल्विंग वेरिएबल आ जाए जिसके रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव लेना है, तो आप अप्लाई करते हो दोनों साइड पे नेचुरल लॉग। ये बात मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। तो दोनों साइड पे नेचुरल लॉग अप्लाई किया। नेचुरल लॉग क्यों अप्लाई करते हैं? क्योंकि लॉग इसको अपने बराबर में लेके आ जाता है। ठीक है, आप इसको इस तरह से नहीं कर सकते कि पावर नीचे पावर में से एक माइनस बेस का डेरिवेटिव, वो आपके पास लगता है जब कांस्टेंट हो। ये कांस्टेंट नहीं है। अगर ये एक्स के ऊपर टू लिखा होता तो आप डायरेक्ट कर सकते थे पावर नीचे पावर में से एक माइनस बेस का डेरिवेटिव, लेकिन ये एक्स की पावर ही एक्स है, यहाँ पे ये कंडीशन नहीं चलेगी। तो ये कर दिया। ठीक है, आप देख सकते हो एलन ने क्या काम किया, नेचुरल लॉग ने, कि इसको अपने बराबर में लिया आया। अब डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको पता है दिस इज यू एंड दिस इज वी, क्योंकि दोनों में से कोई सा भी फंक्शन आपके पास कांस्टेंट नहीं है। तो ये आपके पास लॉगरिदमिक फंक्शन है, और ये आपके पास है नॉर्मल लीनियर फंक्शन, कह दो इसको, नॉर्मल लीनियर फंक्शन है आपके पास। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव लिया दोनों साइड पे, तो इसका हुआ वन अपॉन बाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसका डेरिवेटिव लिया तो ये आपके पास दिस इज यू एंड दिस इज वी, तो यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। यू ऐसी, वी का डेरिवेटिव, वी ऐसी, यू का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल आना चाहिए आपको। तो एल एन एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन एक्स हुआ, इससे ही कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी एक्स का डेरिवेटिव होता है वन, तो एल एन एक्स अकेला बच गया। अब यहाँ पे हमें
डी वाई अपॉन डी एक्स मालूम करना था, तो वाई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके हो गया डिवाइड, सॉरी यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके हो गया मल्टीप्लाई। और वाई किसके बराबर था, वाई जो हमने बराबर लिया था, हमने सपोज किया था कि लेट वाई बराबर है किसके, एक्स अपॉन एक्स के। ठीक है, क्योंकि हमें डेरिवेटिव किसका, इसका निकालना था ना, इसका निकालना था ना, तो इसके बराबर हमने सपोज कर दिया था कि वाई है, तो वाई की जगह पे हमने अगेन ये डाल दिया एक्स अपॉन एक्स, और आगे जो उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है वो एज इट इज ऐसे ही आ गया। बाद में मैंने शो किया कि पुट इन वन, पुट इन वन क्यों करूंगा, क्योंकि मैंने वन इक्वेशन जो बनाई थी वहीं से ये सारी चीज़ें पिक की थी। ठीक है, तो ये कर दिया। इसको पिक करने की ज़रूरत है, आपको पता है कि डी अपॉन डी एक्स और ई की पावर एक्स अगर इस तरह से लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव सेम होता है, ई की पावर एक्स, जी सेम डेरिवेटिव होता है इसका। तो यहाँ पे शो करवाने की ज़रूरत तो नहीं है ना, आपको पता है। बस अब इसका लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव होता होगा, देखो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, सबको पता है। तो साइन का डेरिवेटिव मैंने लिख दिया कॉस, एल एन एक्स भी लिख दिया जो उसका एंगल है, लेकिन यहाँ पे देखो एंगल अलग है, तो एंगल का दोबारा से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। एंगल का डेरिवेटिव लिया जो कि हुआ वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन एक्स ऐसे ही आ गया यहाँ पे, इसके साथ डिवाइड में आ गया, और ये भी लिख दिया पुट इन वन। तो ये वन इक्वेशन है, आप देख लो, ये वन इक्वेशन है, इसमें मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला, इसकी जगह पे आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव निकाला, इसका डेरिवेटिव भी फाइंड किया, लेकिन आपको पता है कि इसका डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होगा। तो बस अब इन सब जगहों पे मैं डेरिवेटिव पुट कर दूंगा, और मैंने डेरिवेटिव फिर देखो यहाँ पे पुट कर दिया उन सबका, इसकी जगह पे उसका डेरिवेटिव आया, उसके बाद इसका डेरिवेटिव आया, फिर ये लास्ट वाला इसका डेरिवेटिव आया, ये लिखा हुआ, और ये लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ, और ई की पावर एक्स, यहाँ पे ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कॉमन आ रहा है मेरे पास, कॉमन क्या आ रहा है, ये पूरा का पूरा एक्स की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, और साइन एल एक्स कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ नहीं लिखा हुआ, यहाँ हम फंस गए। यहाँ एक्स की पावर एक्स और ई की पावर एक्स तो लिखा हुआ है, लेकिन क्या नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे नहीं। आप अगर यहाँ पे भी आंसर छोड़ोगे तो एक्सेप्टेबल होगा, ठीक होगा, लेकिन हमें बुक का आंसर बनाना है, बुक का आंसर ये नहीं था, तो हम यहाँ पे फंस गए। देखो हम यहाँ पे किस तरह से फंस गए, ये दोनों तो कॉमन आ रहे हैं, लेकिन ये साइन एल एन एक्स दोनों में कॉमन है, लेकिन इसमें कॉमन नहीं है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दूं इसके साथ, यहाँ पे मैं लिख दूं, इसके साथ यहाँ पे लिख दूं साइन एल एन एक्स और डिवाइडेड बाय साइन एल एन एक्स, लिख दिया, एक लिख दिया न्यूमरेटर में, एक लिख दिया डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर वाला कॉमन आ गया, बाहर आ गया, ये देखो बाहर आ गया, और यहाँ पे लिख दिया, आ गया ना बाहर लिख दिया। डिनोमिनेटर वाला बच जाएगा, तो डिनोमिनेटर वाला अगर बच गया तो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, देख लो यहाँ पे आया हुआ नहीं आया हुआ, डिनोमिनेटर वाला आया हुआ नहीं आया हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम कॉमन निकालते हैं। और अगर आपके पास कोई सी भी टर्म ना निकल रही हो कॉमन, और आपको उसको कॉमन निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, हम उसको कॉमन निकाल लेते हैं और उसी वैल्यू को डिवाइड में डाल देते हैं। ये साइन एल एन एक्स यहाँ से कॉमन नहीं आ रहा था, तो मैंने आपको अभी क्या बोला, हम उसी वैल्यू को डिवाइड में डाल देते हैं, मैंने डाल दिया डिवाइड में। अब अपने माइंड में इसको वापसी मल्टीप्लाई करो, इन सारी टर्म्स को, पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करो, और देखो कि आपके पास सेम यही बन रहा है जो मैंने अभी बनाया है। ऊपर 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 से मैच करो, बन रहा है नहीं बन रहा, तो बिल्कुल बन रहा है भाई। कैसे बन रहा है, ये देखो, इसको इसके साथ वन के साथ मल्टीप्लाई किया तो यही बन रहा है, एज यही ऐसे एज इट इज ऐसे ही बन रहा है ना, ऐसे ही बन रहा है। अब क्या करेंगे, अब सोचो, अब ये मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा, यहाँ पे वन बचेगा, ठीक है वन बच गया। अब क्या करें, अब हम करेंगे, देखो यहाँ पे अगर कॉमन निकालूं ये, और फिर क्या कॉमन निकाला मैंने, साइन एल एन एक्स कॉमन निकाल लिया, आपको अभी पूरा करके दिखाया था, साइन एल एक्स कॉमन निकाला, तो मेरे पास रिमेनिंग पार्ट ये बच जाएगा नहीं बच जाएगा, ये बचेगा, इसको वापसी मल्टीप्लाई करा लो ना, तो साइन एल एक्स से साइन एल एक्स कट जाएगा, और देखो ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, और डिवाइड में एक्स है, डिवाइड में एक्स है, तो सेम यही सब चीज़ें नहीं बचेंगी, ये सब चीज़ें बचेंगे, तो हम इसको कहते हैं कॉमन निकालना। ठीक है, अगर नहीं लिखा हुआ हो कॉमन, तो आप उसको डिवीजन में इस तरह से डालते हो। अच्छा जी, तो फर्स्ट टर्म में मेरे पास क्या बचा था, वन प्लस एल एन एक्स, तो वन प्लस एल एन एक्स बचा था, मैंने लिख दिया। सेकंड टर्म में क्या बचा था, पूरा का पूरा ही बाहर आ गया था, तो बचा था ओनली वन। लास्ट टर्म में क्या बचा था,
लास्ट टर्म में मेरे पास बचा था 1/x, कॉज एल एन एक्स बचा था, और ये कॉमन नहीं आ रहा था, तो इसको मैंने डिवाइड में डाला जब भी, तो डिवाइड में ही बच गया। अब कॉज अपॉन साइन होता है कॉट, तो लिख दिया कॉट के बराबर लिख दिया। और एंगल क्या आता है, एंगल था एल एन एक्स, तो एंगल एल एन एक्स क्या आएगा ना, जो इसका एंगल होता है यहाँ पे वही एंगल आता है ना, तो एंगल यहाँ पे चेंज है, एंगल है एल एन एक्स दोनों का, तो मैंने लिख दिया एल एन एक्स। तो हमारा बुक का आंसर भी बन गया और डी वाई अपॉन डी एक्स हमने मालूम कर लिया। और एक और बात बताता चलूँ, ये 1+1 हो जाएगा आपके पास 2, तो लिख दिया 1+1 इज 2। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, अभी जो मैंने आपको इतना लेंदी क्वेश्चन कराया है ना, देखो ये कितना लेंदी क्वेश्चन हुआ, हो सकता है आपको किसी को समझ भी ना आया हो। ठीक है। और ये हमने किया था इस तरह से। अब ये क्वेश्चन हम करते हैं एल एन अप्लाई करके। मैंने बोला है ना कि एल एन हम, मतलब नेचुरल लॉग हमें कब अप्लाई करना पड़ता है, देखो नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अगर ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और हमने पीछे एल एन लिख दिया, तो ये इस मल्टीप्लाई को बना देगा इस तरह से, प्लस एल एन ए और एल एन बी। तो अब आप देखो ज़रा, ये तीनों के तीनों कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो मैंने अभी ऊपर फॉर्मूला लिखा है। तो उससे बचने के लिए हम इसको और इजी तरीके से किस तरह से अप्लाई करें, हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं टेकिंग एल एन ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे भी एल एन अप्लाई कर दिया और यहाँ पे भी एल एन अप्लाई कर दिया, दोनों तरफ एल एन ले लिया। ठीक है, ले लिया एल एन। अब एल एन की प्रॉपर्टी होती है कि भाई आपके पास इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसको प्लस में लिख देगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सबके साथ ये आपस में इस तरह से बन जाएगा प्लस में। बन गया ना प्लस में, बिल्कुल बन गया। अब देखो एल एन की एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर यहाँ पे एक्स आ जाए तो इसको नीचे लिख देता है, नीचे ले आता है, ले आया अपने बराबर में ले आया। और एल एन ई एक्स ऐसे ही रहा, ये ऐसे ही रहा। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स मालूम करना था ना। अब डेरिवेटिव ले लेंगे, तो चलो डेरिवेटिव लेते हैं एल एन वाई। तो एल एन वाई का डेरिवेटिव होता है 1/y, तो हमने 1/y लिख दिया। ठीक है। यहाँ पे मैंने शो कर दिया 1/y, और एंगल का दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा, दिस इज यू दिस इज वी। तो यू ऐसी क्वेश्चन वो प्रोडक्ट रूल, यू ऐसी वी का डेरिवेटिव, वी ऐसी यू का डेरिवेटिव आ गया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको लाइन से देखो और फिर प्रोडक्ट रूल का भी रिवीजन करो, आपको सब याद आ जाएगा। लेकिन जो मैंने पहले क्वेश्चन करवाए हैं उनकी प्रैक्टिस होना जरूरी है, जब भी आप लोगों को ये समझ में आएगा। अब हम करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो एल एन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेम वही एल एन, वो 1/x, तो 1/e⁻x जो उसकी वैल्यू है वही आएगा। और वो जो उसकी वैल्यू होती है उसका दोबारा से डेरिवेटिव लेना जरूरी है, तो दोबारा से डेरिवेटिव लिया e⁻x, तो e⁻x का डेरिवेटिव आएगा e⁻x ही, तो ठीक है। अभी आगे चलते हैं, ये लिखा हुआ है एल एन, और एल एन की पूरी वैल्यू है साइन और एल एन एक्स, डबल डबल वैल्यू आ गई, ये बात नोट करना। तो पहले तो हम लेंगे एल एन एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो ये पूरा का पूरा एक्स है। ठीक है। तो इस पूरे की जगह पे लिख दिया 1/x, इस तरह से इसका डेरिवेटिव ले लिया, लेकिन एंगल अलग है, तो एंगल का दोबारा से डेरिवेटिव लिया। एंगल था मेरे पास साइन, एंगल नहीं सॉरी, इसकी वैल्यू, तो साइन एल एन एक्स, ये वैल्यू थी एल एन की, नेचुरल लॉग की। अब देखो यहाँ पे भी साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स, तो कॉज एक्स तो होता है, लेकिन यहाँ पे भी आपके पास जो एंगल आ गया ना वो चेंज आ गया। चेंज कैसे आ गया कि एक्स नहीं लिखा हुआ, एक्स की जगह कुछ और लिखा हुआ है, तो आपको एक बात पता है कि एंगल का दोबारा से डेरिवेटिव लेते हैं, तो पहले तो कॉज एल एन एक्स हो जाएगा, और फिर एंगल का दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो वो हो जाएगा डी एल एन एक्स, दोबारा से उसके एंगल का डेरिवेटिव लिया। बाकी पीछे देख लो आप, एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1/x, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ये डी एक्स अपन डी एक्स होता है 1, तो ये 1 ऐसे ही आ गया। यहाँ पे e⁻x का डेरिवेटिव होता है सेम e⁻x, तो e⁻x से e⁻x कैंसिल हो गया। एंड ये तो मैं आपको समझा चुका हूँ। यहाँ पे बच गया, कुछ भी नहीं बचा, तो 1 बच गया। यहाँ पे एल एन एक्स बच गया, ठीक है एल एन एक्स बच गया। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा e⁻x, e⁻x बच गया, तो यहाँ पे भी 1 बचा, तो ये 1 यहाँ पे लिख दिया, एज इट इज 1 ऐसे ही लिख दिया। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे देखो, वो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, मल्टीप्लाई होके आ गए, यहाँ पे बिल्कुल आ गए। अब देखो ये, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो 1/x लिख दिया, बस। अब देखो, एक बात नोट करो यहाँ पे,
कॉस अपॉन साइन अभी बताया था वो बराबर होता है कॉट के, तो कॉट के बराबर लिख दिया, और एंगल है एल एन एक्स, तो एंगल एल एन एक्स ही लिखेंगे। और 1 + 1 = 2, यहाँ पे 2 लिख दिया, और एल एन एक्स ऐसे ही आ गया जो लिखा हुआ है। और ये 1/x को मैंने स्टार्ट में लिख दिया 1/x इस तरह से। dy/dx निकालना था, एज इट इज ऐसे लिखा है, y यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो गया। और y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में पूरी एज इट इज दी हुई थी, जो कि थी ये रही, x⁻x sin ln x। तो एज इट इज ऐसे ही लिख दिया, और ये मेरे पास हो गया इसका डेरिवेटिव। अब देखो ये डेरिवेटिव कितना आसान हो गया निकालना, अगर हम इसको उस तरह से निकालें, प्रोडक्ट रूल लगाएं डबल डबल, तो कितना लेंदी होगा। तो ये इजी होता है, आप नेशनल लॉग अप्लाई करो बोथ साइड पे और इसका डेरिवेटिव निकालो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखो, अगर आपके पास x+2 अगर का होल स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ था, और यहाँ पे x+1 इस तरह से ऐसे लिखा होता, तो आप इसको u बना देते, इसको v बना देते। लेकिन यहाँ पे डिवीजन में आपके पास जो टर्म है वो मल्टीप्लाई भी हो रही है, तो इसका मतलब आप इसको u और v बना सकते हो, कर सकते हो, वैसे भी इसको पूरा का पूरा v बनाओगे हो जाएगा, लेकिन ये बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही लेंदी हो जाएगा। तो इस लेंदी क्वेश्चन से बचने के लिए हम लगाते हैं लॉग की प्रॉपर्टी। लॉग क्या करता है, अगर डिवीजन में लिखा हुआ है तो उसको बना देता है माइनस में, और अगर मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है तो उसको बना देता है प्लस में। ये देखो मैंने डिवीजन में लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, टेकिंग लॉग एल एन ऑन बोथ साइड, नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, नेचुरल लॉग दोनों साइड पे लिया, इसको एज इट इज ऐसे ही लिख दिया, और ये पूरा का पूरा इसके डिवाइड हो रहा था तो माइनस बना दिया, और होल के ऊपर ब्रैकेट बना दिया। ब्रैकेट बनाना जरूरी होता है माइनस के साइन के बाद। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे तो इन दोनों की जगह पे आया प्लस। लॉग क्या करता है, इसकी जो अगर कोई एक्सपोनेंशियल वैल्यू लिखी होती है तो उसको अपने बराबर में लेके आ जाता है, नीचे लेके आ जाता है। ये भी आ जाएगी, सब चीज़ें आ गई। अब करते हैं और, तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब ये माइनस की साइन मल्टीप्लाई होगी, माइनस की साइन मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिख दिया। अब करूँगा डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि मुझे मालूम करना था dy/dx, तो मैंने dy/dx मालूम किया, और ये हो गया 1/y dy/dx, और इसका डेरिवेटिव होगा 1/x, 1/x ले लिया, और एंगल का दोबारा से, सॉरी वैल्यू का दोबारा से डेरिवेटिव लिया। इसके ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 0, इसके ऊपर जाएगा तो, सॉरी ये 2 के ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 0, वन के वो एक्स के ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 1। ये आ गया यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे इसके ऊपर ही जाएगा, इसके ऊपर ही जाएगा तो एक्स के ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 1, और इसके ऊपर बन जाएगा तो बन जाएगा 0। इसी तरह यहाँ पे भी सेम वही, एल एन एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x²3, और इसका इसके ऊपर अलग से जाएगा, मतलब एंगल का, सॉरी उसकी जो वैल्यू है उसका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे। x² का डेरिवेटिव होता है 2x, और ये अगर इसके ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 3 का डेरिवेटिव होता है 0, कांस्टेंट है क्योंकि। ठीक है भाई, ऐसे एज इट इज ऐसे लिख दिया। अब देखो यहाँ पर 2x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे 2x ऐसे 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 लिख दिया, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 ऐसे लिख दिया, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा 1 ऐसे लिख दिया। बस बाकी सेम वही स्टेप है, कुछ भी चेंजेस नहीं की। अभी 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 2 ऐसे इट इज ऐसे लिख दिया, यहाँ पे 3 इसके मल्टीप्लाई होगा तो 6 ऐसे लिख दिया, और बाकी कोई चेंजेस नहीं है, सेम ऐसे ही किया हुआ है। अब इसका ले लिया मैंने एलसीएम, तो एलसीएम किस तरह से लेते हैं, तीन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर अब देखो एलसीएम क्या आया है, ये तीनों की तीनों चीज़ें एलसीएम आई है ना। अब मैं ट्रिपल एलसीएम ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मौजूद है x+2, तो जौन सी टर्म मौजूद नहीं होती ना एलसीएम की, ये दो मौजूद नहीं है इसके नीचे, ये तो मौजूद है, तो इससे पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करते हैं, कर दिया मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखो x+1, x+1 मौजूद है, तो x+1 हट गया, और ये दो मौजूद नहीं है तो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा ऊपर, हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मौजूद है x², तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों के दोनों आपस में इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिख दिया पूरा का पूरा वही मल्टीप्लाई करके इस तरह से। फिर आप नॉर्मल सिमुलेशन करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इस तरह से करो, और ये आपके पास टर्म्स बन जाएंगी। उसके बाद इसको भी इसके मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से आप करते जाओगे और आपके पास टर्म्स आती जाएंगी, और आ गई बिल्कुल। अब क्या करोगे आप, अब देखो यहाँ पे x³ वाला एक ये रहा, x³ वाला एक ये रहा, और अच्छा पहले एक काम करते हैं, इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर सॉल्व करते हैं। तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐसे मैंने यहाँ पे लिख दिया मल्टीप्लाई करके सबके साथ। x³ वाला एक ये रहा, x³ वाला एक ये रहा, और x³ वाला एक ये रहा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक के साथ +2 था, एक के साथ -1 था, एक के साथ -6 था, इन सबको सॉल्व करोगे तो आंसर बनेगा -5।
-5 लिख दिया, और एक्स की पावर क्यूब। अब एक्स की पावर स्क्वायर वाला देखो, एक्स की पावर स्क्वायर वाला एक ये रहा, और एक्स की पावर स्क्वायर वाला एक ये रहा। इन दोनों को सॉल्व करो, तो आपके पास इसका आंसर क्या बनेगा? एक्स की पावर स्क्वायर वाला, और एक ये रहा, बल्कि ठीक है एक और है, मैंने एक मिस कर दिया था। तो ये दोनों तो प्लस और माइनस का ये तो कैंसिल हो गया, मतलब +2 - 2 इज 0, तो इसको हटा ही दो। और आपके पास अकेला बच गया -18x²। तो -18x² मैंने अकेले ऐसे एज इट इज ऐसे लिख दिया। अब देखो, एक्स वाली टर्म्स मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। एक्स वाली टर्म एक ये रही, एक्स वाली टर्म एक ये रही, एक्स वाली टर्म एक ये रही, एक्स वाली टर्म एक कहाँ है, और एक ये रही, एक ये रही, और एक ये रही, ठीक है। इन सबको अगर आप कैलकुलेटर में सॉल्व करते हो, एक आएगा +6, एक आएगा +2, एक आएगा, एक मिनट, मैंने एक्स स्क्वायर वाली भी शायद अभी उसका क्लिक मैंने नहीं हटाया, रुको एक मिनट, मैं इसका क्लिक हटा दूँ। एक एक्स वाली ये रही, एक एक्स वाली ये रही, और एक एक्स वाली ये रही, ठीक है। तो 6 - 3 - 12, इन सबको आप सॉल्व करते हो तो आपके पास इसका आंसर बनेगा -9, ठीक है। तो -9 मैंने लिख दिया, इसका आंसर ये रहा, -9x। अब आपको पता है dy/dx निकालना था इसके आगे, और आप सॉल्व करो नहीं इसको, तो ये y यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और y की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे y की। तो y की वैल्यू क्या थी, जो हमें मेन क्वेश्चन में दी गई थी? हमारा मेन क्वेश्चन था ये रहा, ये था मेन क्वेश्चन। तो y की जगह पे हमने y की वैल्यू पुट कर दी, ये रही है y की जगह y की वैल्यू, ये रही y की जगह y की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे भी कैंसिलेशन हो रही है, कैंसिलेशन मैंने यहाँ पे शो की भी है। ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है, लिख दिया कैंसिल करके, और जो रिमेनिंग पार्ट आपके पास बच गया, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बच गया उसको ऐसे 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 ही लिख दिया। ये बेस सेम पावर एट, तो दिस इज x+1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये बेस सेम पावर एट, तो दिस इज बन जाएगा x² + 3 का होल 4 बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है, 4। एंड ये दोनों ऐसे ही आ गए बराबर में। अब कह रहे हैं आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो आंसर, ये भी आंसर ठीक है, और आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो कि यहाँ से माइनस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, सबके साथ माइनस है, तो आप माइनस की साइन कॉमन निकाल के इस तरह से बाहर लिख दो। और इन सबके साथ माइनस की साइन कॉमन आ गई, तो ये बन गए प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, इस तरह से प्लस बन गए। तो यहाँ पे हमने dy/dx भी मालूम कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन है आपके पास, देखो। मैंने आपको बताया जब भी आपके पास पावर में इन्वॉल्विंग वेरिएबल आ गए आ जाए, ठीक है, पावर में इन्वॉल्विंग वेरिएबल आ जाए और आप उसको आपको नीचे लेके आना हो, तो आप क्या करते हो? आप उसको ln लगाते हो और ln से सॉल्व करते हो, ठीक है। अगर हम इसको दूसरी तरह से सॉल्व करते ना तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता। तो मैं आपको इसको सॉल्व करवा रहा हूँ नेचुरल लॉग अप्लाई करके दोनों साइड पर, क्योंकि बहुत इजी बन जाएगा इस तरह से। आप देख देख लेना अभी इसका सॉल्यूशन, और आप किसी और तरह से करना चाहते हो तो कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो अब देखो, ये क्या काम करेगा, जब एल एन आ जाता है तो वो अपनी पावर को ले आता है उसके बराबर में नीचे, तो पावर को नीचे ले आया और यहाँ पे बन गया एल एन ही। तो नेशनल बेस विथ इसकी बन जाएगी नेशनल ई, तो ये पूरा का पूरा बराबर होता है 1। और इसका हम ले लेंगे डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव लेना बहुत ईजी है, देखो, ये कॉस इनवर्स 1/x का डेरिवेटिव आपके पास होता है -1, और मॉड ऑफ एक्स और x² - 1। तो ये देखो, यहाँ पे मॉड लिखा हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पे मॉड हटा दिया। तो मैंने आपको ऊपर भी कहा था कि मॉड आता है तो कोई वजह होती है जो कि मॉड आता है। मॉड क्यों हटाया मैंने, मैं आपको अभी बताऊंगा मॉड क्यों हटाया यहाँ से, ठीक है। तो आप फिलहाल ये वाला डेरिवेटिव इसका याद करो, ये डेरिवेटिव होता है। लेकिन एक बात आप याद रखना, अच्छा, यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स था, ठीक है। ये 1/x नहीं था, यहाँ पे 1/x नहीं था, एक्स था। तो जो आपके पास यहाँ पे वैल्यू होती है ना एक्स की, वही वैल्यू आपके पास यहाँ पे आती है, वही वैल्यू यहाँ पे आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, एक्स की वैल्यू है 1/x, मतलब ये इसका एंगल है। तो यहाँ पे जो एंगल है ये भी चेंज होगा, ये एंगल है ये भी चेंज होगा, मतलब एक्स की वैल्यू 1/x आई, 1/x का होल स्क्वायर आया, और दोबारा से डेरिवेटिव लेना पड़ता है किसका? एंगल का। ये बात याद रखना, दोबारा से डेरिवेटिव लेना पड़ता है एंगल का, दोबारा से डेरिवेटिव मैंने एंगल का ले लिया। अब स्क्वायरिंग इसके ऊपर भी गई, इसके ऊपर भी गई, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, जब भी मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 लिख दिया। अभी x² के ऊपर गई तो x² आ गया, ठीक है।
ये रेसिप्रोकल हुआ -1, तो -1 - 1, इस -2 पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, और बेस का डेरिवेटिव इस तरह से ले लिया। यहाँ पे देखो एलसीएम ले रहा हूँ, तो इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ, इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आपके पास इसका आ गया, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो इसका एलसीएम आपके पास ये आ गया। ठीक है। अब ये माइनस की साइन इस माइनस की साइन के साथ सॉल्व होगी, तो क्या बनेगा, ये बनेगा प्लस। ठीक है, तो बना दिया प्लस। और ये -2 है, तो ये रेसिप्रोकल हो गया +2 में, और रेसिप्रोकल करके लिख दिया। अब देखो ये जो रूट है, रूट इसके ऊपर भी है, रूट इसके ऊपर भी है, तो दोनों के ऊपर अलग अलग से रूट अप्लाई कर दिया, बिल्कुल कर दिया। ये रूट से x² कैंसिल हो गया, हो जाएगा ना कैंसिल, और होके मैंने यहाँ पे एज इट इज ऐसे ही लिख दिया। ये दोनों आपस में बराबर बराबर में लिखे हुए, इसका मतलब ये दोनों आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई। तो ये दोनों को हम कर देंगे मल्टीप्लाई, लिख दिया x²। अब देखो ये वाला x², ये वाला x² की कैंसिल होगा कि नहीं होगा, होगा कैंसिल, तो इसके साथ मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है। और ये मेरे पास रिमेनिंग पार्ट ये बच गया ओनली। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे y डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई में आ गया। और y की वैल्यू जो थी मेरे पास पूरे की पूरी बराबर थी e⁻ cos sec इनवर्स 1/x, जो कि मेन क्वेश्चन था हमारा, ये रहा, ये लिखा हुआ y की वैल्यू। तो हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया। आप चाहते तो दोबारा से डेरिवेटिव इसका ले सकते थे, और उस तरह से क्या कहते हैं ये, मतलब आप ले सकते थे किसी और तरीके से, नेचुरल लॉ के सिवा और भी तरीके होते हैं बहुत सारे, तो आप ले सकते थे। अब देखो आपको एक और चीज़ दिखाते हैं यहाँ पे। ये जो डेरिवेटिव मैंने आपको लेके दिखाया था, कि आपको मैंने बोला है इसको याद करो कि डेरिवेटिव इसके बराबर होता है। ठीक है। तो ये आंसर कैसे आया, इसका आंसर ये कैसे आया, अब मैं आपको ये लेना सिखाऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो मॉड है, इसका भी बताऊंगा कि ये मॉड क्यों आता है। तो अगर मैं आपको बोलूँ, आप मालूम करके दिखाओ मुझे कि इसका डेरिवेटिव d/dx, और tan 1x का डेरिवेटिव बताओ क्या होता है, ये मालूम करके दिखाओ। मालूम कैसे करते हैं, तो आप कुछ इस तरह के कुछ तरीके होते हैं, इस तरह से मालूम करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ अभी कोसाइक इन्वर्स का ही निकाल के दिखा रहा हूँ, बाकी आप निकालना चाहो तो इसका निकाल सकते हो। ठीक है। तो देखो भाई, यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्वेश्चन है कि भाई डिफरेंशिएट करो नॉर्मल, मतलब इसका मतलब यही है कि d/dx कोजेक इनवर्स, जो कि आपको अपनी इंटरमीडिएट क्लासेस में याद करवाया जाता था, रट्टा लगवाया जाता था कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव आप बोलते हो कि ये होता है, इस तरह से हम लिखते हैं कुछ डेरिवेटिव। ठीक है। अब ये भी लिखा है ना हमने, ये रहा। तो रट्टा लगवाया जाता था आप लोगों को बेसिकली। तो आप ये बताओ कि इसका डेरिवेटिव ये कैसे आता है, ये मुझे मालूम करके दिखाओ। क्वेश्चन ये है, तो ये डेरिवेटिव कैसे आता है, ये वाला डेरिवेटिव कैसे आता है, तो आपको लेके दिखाते हैं। सबसे पहला स्टेप हम करेंगे, जिसका मुझे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, इसका लेना है ना, जिसका डेरिवेटिव लेना होता है उसको मैं बराबर कर दूंगा y के। सपोज कर रहा हूँ लेट, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ लेट y = ये ले लिया। ठीक है। अब दोनों साइड पे मैंने अप्लाई किया कोजेक, दोनों साइड पे अप्लाई किया कोजेक, ये बात याद रखना। क्यों अप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे कोजैक इन्वर्स है, अगर मैं कोजैक लिख दूं तो कोजैक से कोजैक इन्वर्स कैंसिल हो जाता है, और ये प्रॉपर्टी होती है, और आपके पास बन जाता है नॉर्मल जो उसका एंगल होता है वो आ जाता है एक्स। तो इस वजह से मैंने अप्लाई किया। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं करूंगा डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि मेरा जो मेन फोकस था वो था dy/dx, मुझे ये निकालना है। क्यों क्यों ये निकालना है, क्योंकि मैंने y को बराबर किया है कोजैक इन्वर्स के, तो dy/dx ये निकालना है, तो ये y किसके बराबर है, y है कोजेक इनवर्स एक्स के बराबर है y। ठीक है। तो अब देखो किस तरह से करेंगे हम। जब मैंने बोथ साइड पे अप्लाई किया, तो यहाँ पे भी आया और यहाँ पे भी आया, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका तो हो जाएगा 1, और इसका इसका डेरिवेटिव ये लिखा हुआ। तो कोजेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोजेक एक्स और कॉट एक्स। जितने भी सी वाले डेरिवेटिव होते हैं ना, सब में हमेशा माइनस आता है, ये बात याद रखना। चाहे कॉट एक्स का ले रहे हो, चाहे कोजेक एक्स का ले रहे हो, चाहे कॉज एक्स का ले रहे हो, जिसका भी ले रहे हो, तो हमेशा जितने भी सी वाले होते हैं ना, हमेशा उनके साथ माइनस आता है। तो माइनस कोजेक एक्स है, लेकिन यहाँ पे वाई है, तो माइनस कोजेक वाई माइनस कॉट वाई, मतलब कॉट वाई आ गया। लेकिन
फिर हमें क्या लेना पड़ेगा, एंगल का दोबारा से डेरिवेटिव। यहाँ पे भी एंगल का दोबारा से डेरिवेटिव लेते हैं, जो कि आएगा, कैंसिल आउट हो गया तो ये वन बन गया। तो जब भी मैंने यहाँ पे शो नहीं करवाया हुआ, एंगल का दोबारा से डेरिवेटिव लेना पड़ता है, तो एंगल का दोबारा से डेरिवेटिव लिया, तो ये बना डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जिसके रिस्पेक्ट से ले रहा था वो अलग था, और यहाँ पे बाई अलग था जो एंगल था उसका, और ये लेफ्ट हैंड साइड पे बना वन। ठीक है। अब मैं करूँगा इसको, देखो यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके वन के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा माइनस के साथ वहाँ शिफ्ट हो गया, भेज दिया मैंने। ठीक है। अब देखो, एक प्रॉपर्टी लगेगी कि कॉट वाई के बराबर, कॉट वाई किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद करनी है। प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे ड्राइव भी की हुई है। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन के। तो अब आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पे निकालना है कॉट। तो ये कोसेक स्क्वायर यहाँ पे वो प्लस हो रहा है, तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो गया। अब मैंने इसको थीटा की जगह लिख दिया वाई में। वाई में क्यों लिखा, क्योंकि आप एक बात नोट करो, यहाँ पे तो वाई में लिखा हुआ है ना, तो मैंने आप लोगों की, कि आप लोगों को समझ में आ जाए, इस वजह से मैंने वाई में लिख दिया, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब ये स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इस स्क्वायर को हटाने के लिए मुझे बोथ साइड पे अप्लाई करना पड़ेगा स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट पावर टू से कैंसिल हो जाता है। तो स्क्वायर रूट मैंने बोथ साइड अप्लाई किया, यहाँ पे भी लगाया, यहाँ पे भी लगाया, यहाँ पे भी लगाया, यहाँ पे तो कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे तो रहेगा। तो अब देखो कॉट फाइव पूरा का पूरा किसके बराबर हुआ, इसके। डायरेक्ट आप ये भी याद कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको बना के दिखाई। तो इसके बराबर ले लिया, बिल्कुल जी ले लिया। अब देखो, अब लिखा हुआ है यूजिंग इक्वेशन टू। तो हमारे पास इक्वेशन वन कौन सी थी और इक्वेशन टू कौन सी थी, तो इक्वेशन टू ये रही। ठीक है, ये थी इक्वेशन टू। तो इक्वेशन टू को अब यूज़ कर रहा हूँ। तो इक्वेशन टू में मैंने क्या किया, सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, एक्स इज इक्वल्स टू कोजेक वाई। ठीक है, ये लिखा हुआ है मेरे पास। अब आप एक बात नोट करो, यूजिंग इक्वेशन टू, एक्स इज इक्वल्स टू कोसेक वाई। यहाँ पे मेरे पास आया, इसकी जगह पे, इसकी जगह पे क्या आया, अब ये बताओ। इसकी जगह पे आप ये देख सकते हो, यहाँ से टैली कर सकते हो, क्या आया, एक्स आया। एज इट इज ऐसे ही आया ना, नहीं आया, या कुछ अभी भी कन्फ्यूजन है किसी को, यही आया। ठीक है, तो एक्स बराबर है कोसेक वाई के। तो जहाँ जहाँ कोसेक वाई है वहाँ वहाँ लिख दिया एक्स, यहाँ पे भी एक्स लिख दिया और यहाँ पे भी एक्स लिख दिया। बस यहाँ फर्क कितना है, यहाँ पे इस पूरे के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा। देख लो, यहाँ पे एक्स आ गया इसकी जगह पे, और यहाँ पे वन माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, आ गया। समझ गए ना। तो इस तरह से लिख दिया। अब देखो, अब आप एक बात देखो, इसका पूरा का पूरा डेरिवेटिव ये आ गया। मैंने ले लिया आपके सामने, डेरिवेटिव हो तो गया। और ये हमने जो रट्टा लगाया था और बोला था कि इसका डेरिवेटिव ये होता है, तो उसके बराबर ही तो आया। अब वाई किसके बराबर था, वाई बराबर था कोसेक इनवर्स एक्स के। कैसे, आपको अभी दिखा देते हैं। सबसे पहले ही हमने सपोज किया था कि वाई बराबर है कोसेक इनवर्स एक्स के, तो वाई को कोसेक इनवर्स एक्स के बराबर ले लिया, ले लिया, और यहाँ पे हमने पुट भी कर दिया, वापसी कर दिया पुट। अब देखो, कुछ भी नहीं किया मैंने, यहाँ पे मॉड लगा दिया अपनी मर्जी से। भैया मैं मॉड लगा क्यों रहा हूँ, वजह ये इसकी वजह बताओ क्यों मैं मॉड लगा रहा हूँ। तो इसकी वजह देखो आप, दरअसल यहाँ पे ग्राफ से देखो, जब हम कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बनता है, कुछ इस तरह से बनता है, और यहाँ पे कुछ इस तरह से बनता है। और ये जाता है माइनस वन तक ही जाता है, मतलब ये जो आपके पास वैल्यू आ रही है ये माइनस वन तक ही जाएगी, और यहाँ पे पॉजिटिव के वन तक ही जाएगी, इसके ना पीछे जाएगी, इसके ना आगे जाएगी। तो इसका मतलब मैं कहता हूँ आप बनाओ इसकी डोमेन, इसकी डोमेन क्या होगी। ठीक है, डोमेन क्या होती है, जो वैल्यू आपको एंटर करना होती है, मतलब एक्स एक्सेस वाली, कौन सी है, एक्स एक्सेस वाली वैल्यूज। तो एक्स एक्सेस पे आप ज़रा नोट करो, आपके पास जो इसका आंसर आ रहा है, ठीक है, वो कहाँ तक आ रहा है, प्लस वन से लेकर माइनस वन और इसी के दरमियान। ठीक है, इसके दरमियान का आंसर आ ही नहीं रहा, इसके दरमियान का आंसर हटा हुआ है ना, हटा हुआ है ना। तो इसकी डोमेन क्या होगी, मतलब देखो, ये जो आपको सॉल्यूशन दे रहा है ना, ये ग्राफ जो बना हुआ है इस तरह का है, ये बोल रहा है कि आपकी वैल्यू, इस वैल्यू जो भी मतलब आपका आउटपुट आया, वो यहाँ से आना शुरू हुआ और ये यहाँ तक चलता रह रहा है, चलता रह रहा है, चलता रहा है, चलता रहा है, और चलता जाएगा, जितने भी आगे तक ग्राफ चल रहा है ये चलता रहेगा, चलता रहेगा इस तरह से। और इससे पीछे अगर ये वाले एरिया में ग्राफ बन ही नहीं रहा, तो मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ना। यहाँ पे इसकी ये फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा होगा, जो भी हो रहा होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा।
यहाँ पे, ठीक है, तो इसकी डोमेन ये नहीं होगी। तो अब मैं कहता हूँ इसकी डोमेन निकालो, तो डोमेन क्या होगी, देखो, ऑल रियल नंबर। माइनस का मतलब क्या होता है, एक्सट्रैक्ट कह दो इसको। -1 से, -1 के कौन से इंटरवल बनाया है मैंने, -1 का बना बना होगा ये। अच्छा, ये -1 का बना हुआ है ओपन इंटरवल, वो सॉरी क्लोज इंटरवल, और 1 का भी ओपन इंटरवल, मतलब पॉजिटिव का 1 से शुरू होगा, और माइनस का 1 का ये वाली वैल्यूज हटी हुई होंगी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की सारी की सारी वैल्यूज हटी हुई हैं एक्स एक्सिस के। उसके अलावा डोमेन सारे के सारे फंक्शन पर काम करेगी। सही है। तो ये इसका एक ग्राफ था। आप अगर आप इसको चाहो तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि माइनस के इन्फिनिटी तक जाता रहेगा, मतलब यहाँ से यहाँ ये बहुत ज़्यादा आगे चले गया, बहुत ज़्यादा आगे चले गया, तो आप समझ लो ये माइनस का इन्फिनिटी है। वहाँ से शुरू हुआ, वहाँ से शुरू हुआ, और ये कहाँ तक आया, -1 तक आया, -1 पे आके रुक गया। क्लोज इंटरवल बनाई हुई है मैंने ये, ठीक है, -1 पे आके रुक गया। फिर इसकी डोमेन देखो, यहाँ से शुरू हुई, 1 से शुरू हुई, और कॉमा, ये चलती रही चलती रही चलती रही, बहुत लंबी चलती रही, कहाँ तक चलती रही, प्लस के इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक चलती रही। तो प्लस के इन्फिनिटी तक चला दी मैंने यहाँ तक, समझे, प्लस के इन्फिनिटी तक चला दी, खत्म। ये हो गया इसकी डोमेन। और अगर आप चाहो तो आपने इसकी डोमेन याद की होगी पहले, तो खैर मैंने तो आपको चाह रहा था कि ग्राफ से समझाऊं इसकी डोमेन। तो देखो इसकी डोमेन मैंने बना दी। अब इसकी डोमेन और ग्राफ के मुताबिक अगर आप इसका वो देखो, क्या देखो, इसका स्लोप देखो, ठीक है। तो इसका स्लोप आपके पास बन रहा है नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप कैसे बन रहा है दिखाते हैं अभी आपको। अभी आपको स्लोप दिखाता हूँ, इसका नेगेटिव स्लोप कैसे बन रहा है। ये देखो, इस लाइन का जो ग्राफ बनता है ना, ये कहलाता है नेगेटिव स्लोप। तो आप इसका स्लोप ज़रा नोट करो, जो मैंने ब्लैक पेन से बनाया हुआ है, ये रहा। ये कौन सी एंगल, मतलब कौन कैसी ढलान बन रही है, ये नेगेटिव स्लोप बन रही है। नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, इसका पॉजिटिव स्लोप बन ही नहीं सकता। पॉजिटिव स्लोप ये होता है जैसे कि यूं बन रहा हो। इस इससे इस एंगल से कैसे बन सकता है पॉजिटिव स्लोप, नामुमकिन सी बात है। इस एंगल से ऐसे बन सकता है, अगर आप यूं बना रहे हो ना, तो बना पॉजिटिव स्लोप इस तरह से, तो बन रहा है पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो बन रहा है। वैसे तो नहीं बन रहा। तो इसका मतलब पॉजिटिव स्लोप नहीं है, स्लोप हमेशा नेगेटिव ही होगा, ठीक है। तो स्लोप हमेशा नेगेटिव होगा, तो बिकॉज ऑफ नेगेटिव स्लोप, सिर्फ नेगेटिव स्लोप की वजह से मुझे यहाँ पे लगाना पड़ रहा है मॉड ऑफ एक्स। क्यों मॉड ऑफ एक्स लगाना पड़ रहा है, बिकॉज ऑफ नेगेटिव स्लोप। अगर मैं, देखो, इसका डेरिवेटिव ये आया है ना, तो अगर मैं यहाँ पे, मॉड का मतलब क्या होता है, मॉड जब ओपन होता है तो एक दफ़ा प्लस आता है और एक दफ़ा माइनस आता है, तो अगर मैं इसको प्लस में लिखूँ तो इसका डेरिवेटिव सेम यही बनेगा। ये माइनस की साइन कैंसिल नहीं होनी चाहिए, माइनस की साइन ऐसी रहेगी, ठीक है, तो माइनस की साइन रह रही है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पे, जब मॉड की जगह पे मैं साइन लगाता हूँ माइनस की, मॉड ओपन करके, ठीक है, तो देखो, ये जो माइनस की साइन है ना, ये माइनस की साइन क्या हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस बन जाएगा, तो मतलब इसका डेरिवेटिव ही बदल गया। डेरिवेटिव बदल गया, नहीं बदल गया, पूरा बदल गया। तो हम इस सिचुएशन से बचने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे लगा देते हैं मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। सिचुएशन से बचने के लिए हम लगा देते हैं मॉड ऑफ एक्स। अगर फॉर एग्जांपल माइनस एक्स की वैल्यू -7 भी हो ना, तो इस माइनस को ये मॉड ओपन करके खुद ही बना देगा प्लस, ताकि ये जो ऊपर वाला माइनस है ये ना हटे, ठीक है। तो ये बात याद रखना, बिकॉज ऑफ नेगेटिव स्लोप। तो ये बताना आप भी लोग, ये नॉलेज के लिए ज़रूरी था। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। आपका होमवर्क ये है कि आप इसी तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है ना, इसी तरह से आपको मालूम करना है डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स अभी हमने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया, उसका डेरिवेटिव क्या था आपको पता है, ठीक है। तो आपको निकालना है टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, तो ऐसे लिख देते हैं, ये आप लोगों का होमवर्क है। ग्राफ नहीं बनाना, जो मैंने ग्राफ बनाया है वो कुछ भी नहीं बनाना है ग्राफ, सिर्फ आपको जो रट्टा लगवाया जाता था क्लासेस में कि टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, उसका, उससे तो उस रट्टे से बेहतर है आप इसको प्रूफ करके दिखाओ यहाँ पे कि उसका डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है। अभी हमने किसी क्वेश्चन में किया भी था।
ये रहा। 1/1 + x² आंसर ये आएगा, फाइनल आंसर। ठीक है, आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो ये आएगा। तो अब ये आंसर ला के दिखाओ मुझे कि आंसर कैसा है। जैसे मैंने आपको कोजेक एक्स का निकलवा के दिखाया दिखाया ना फाइनल आंसर, मैंने आपको यहाँ पे ये कोजेक इनवर्स एक्स का आंसर निकाल के दिखाया है कि क्या होता है जो हम रट्टा लगाते हैं, कि इसके इसके बराबर होता है डेरिवेटिव, हम रट्टे लगाते हैं। तो इसी तरह से हमने आप पीछे पढ़ा था कि इसका डेरिवेटिव होता है 1/1 + x² ये होता है। तो आप ये ला के दिखाओ। ठीक है, ये किस तरह से आता है, ये होमवर्क है आपका।